हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम साझेदारों का अवकाश ग्रहण, जिसे निवृत्ति कहते हैं, तथा मृत्यु होने पर क्या लेखे किए जाएंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जब कोई साझेदार स्वेच्छा से या फिर अपनी वृद्धावस्था, अस्वस्थता या किसी पारस्परिक मतभेद हो जाए साझेदारों में, तो उस स्थिति में वह अपनी आपसी सहमति या अन्य किसी भी कारण से फर्म से अलग हो सकता है। तो उस अलग होने वाले साझेदार को ही हम अवकाश लेना कहते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को हम बाहर जाने वाला साझेदार यानी आउटगोइंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। समस्त साझेदारों की सहमति से, यानी फर्म में जितने भी साझेदार हैं ABC, वह सभी मिलकर के किसी एक साझेदार के लिए सहमति दे देंगे कि आपको अवकाश दिया जाता है। दूसरी स्थिति है साझेदारों के मध्य हुए स्पष्ट ठहराव के अनुसार। यदि साझेदारी संलेख में पहले ही ये ठहराव किया जा चुका है कि साझेदारी अवकाश में किस प्रकार लिया जाएगा, तो उसके अनुसार भी एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। और तीसरी स्थिति है यदि साझेदारी ऐच्छिक है, तो शेष सभी साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण लेने की सूचना देकर वह अवकाश ले सकता है। कहने का मतलब है कि साझेदारी यदि ऐच्छिक होगी तो एक साझेदार जो अवकाश लेना चाहता है वह बाकी के शेष साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश प्राप्त कर सकता है। अब साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर आने वाली लेखांकन समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। मुख्य रूप से 8 तरह की समस्याएं अवकाश ग्रहण पर आती है, जिसमें प्रथम है नया लाभ हानि अनुपात तथा फायदे के अनुपात को ज्ञात करना। दूसरा है ख्याति का समायोजन करना। तीसरा है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। चौथा है संचित लाभों तथा हानियों का विभाजन करना। पांचवा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसियों का समायोजन करना। 6 है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को देय राशि का निर्धारण करना। 7 है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय राशि का भुगतान करना। और अंतिम है पूंजी का समायोजन करना। तो चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है और इस नए परिवर्तन से नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना आवश्यक हो जाती है। नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ का विभाजन करते हैं। इसकी गणना करने का जो सूत्र है हम उसे देखते हैं। आपको ये सूत्र याद रखना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्लस गेनिंग रेशो। इस सूत्र के द्वारा हम आपको यहाँ पे प्लस करना है। इस सूत्र के द्वारा यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यदि गेनिंग रेशो को जोड़ दिया जाए तो हमें NPSR प्राप्त हो जाता है। आपको गेनिंग रेशो याद करना है, तो उसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR में माइनस करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, यानी NPSR माइनस OPSR कर देंगे तो हमें गेनिंग रेशो प्राप्त हो जाएगा। तथा NPSR प्राप्त करने के लिए हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेनिंग रेशो को जोड़ देंगे तो हमें NPSR प्राप्त हो जाएगा। और गेनिंग रेशो प्राप्त करने के लिए हमें NPSR में से माइनस करना है OPSR को। यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है हमारे लिए जब प्रश्न में शेष साझेदार का नया अनुपात नहीं दिया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि शेष साझेदार अपने पुराने अनुपात के अंदर ही लाभ का विभाजन करेंगे। दूसरी कंडीशन है हमारे लिए
जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है। यानी अलग अलग साझेदारों में कोई एक साझेदार ऐसा होता है जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूरा हिस्सा क्रय कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में हिस्सा क्रय करने वाले साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में तो वृद्धि होगी, वह अन्य साझेदारों के अनुपात में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी साझेदारों ने उसमें कोई हिस्सा क्रय नहीं किया है, तो वो तो वैसे के वैसे रहेंगे और वह साझेदार जिसने हिस्सा क्रय किया उसके अनुपात में वृद्धि हो जाएगी और अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार चला जाएगा। और तीसरी स्थिति है जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को किसी विशेष अनुपात में खरीदने का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके द्वारा अवकाश ग्रहण लेने वाले साझेदार के क्रय किए गए हिस्से को जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात, अधिलाभ अनुपात या फ़ायदे का अनुपात, जिसे इंग्लिश में गेनिंग रेशो भी कहा जाता है। वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं, उसे ही हम फ़ायदे का अनुपात कहते हैं। इस अनुपात की गणना का उद्देश्य अवकाश ग्रहण करने वाले या मृत साझेदार को देयक ख्याति की राशि इसी अनुपात में शेष साझेदारों से वसूल की जाती है। इसे भी हल करने की कुछ कंडीशंस है, जिसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे जब नया लाभ विभाजन अनुपात दिया गया हो, यानी प्रश्न में नया लाभ विभाजन अनुपात दिया जाए अथवा निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार किसी पृथक अनुपात में खरीद लेते हैं, तो फ़ायदे का अनुपात ज्ञात करना। दूसरा है हमारे लिए यदि प्रश्न में नया अनुपात न दिया गया हो, तो इस दशा में यह मान लिया जाता है कि शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभों को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही प्राप्त करते हैं। अतः इस प्रकार पुराना अनुपात ही फ़ायदे का अनुपात हो जाता है। अब हम बात करेंगे त्याग अनुपात व फ़ायदे के अनुपात में अंतर क्या होता है। सर्वप्रथम हमारे सामने अंतर के आधार हैं। यहाँ पे त्याग अनुपात है और यहाँ फ़ायदे का अनुपात दिया गया है। सर्वप्रथम पहला अंतर है अर्थ का। त्याग के अनुपात में पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, वहीं फ़ायदे के अनुपात में शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के लाभ वाले भाग को प्राप्त करते हैं। पहले वाले में त्याग करते हैं, दूसरे वाले में लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरा अंतर है गणना का समय। त्याग अनुपात में नए साझेदार के प्रवेश पर इसकी गणना की जाती है, वहीं फ़ायदे के अनुपात में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा उसकी मृत्यु होने पर इसकी गणना की जाती है। तीसरा अंतर है गणना का सूत्र। अभी आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, आप यहाँ से भी फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और फ़ायदे के लिए है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस प्रकार भी हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूलाज हैं। फोर्थ है गणना का उद्देश्य, इसकी गणना कब की जाएगी। त्याग के अनुपात में नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को त्याग अनुपात में ही पुराने साझेदारों में बांटा जाता है, वहीं फ़ायदे के अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार की ख्याति के हिस्से को शेष साझेदार फ़ायदे के अनुपात में बांटने का कार्य करते हैं। लास्ट अंतर है प्रभाव। त्याग अनुपात में यह पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमी को प्रदर्शित करता है, वहीं फ़ायदे का अनुपात शेष साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि करने का प्रतीक माना जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।